सुबह की ठंडी धूप, चाय की खुशबू और दूर से कहीं आती हुई एक भारी सी आवाज ठक 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 वो आ रही थी एम्बेसडर से। गली के मोड़ पर जैसे ही उसका सफेद धड़कता शरीर दिखाई देता, बच्चे भागते हुए अपने दरवाजे पर चढ़ जाते, क्योंकि वो कार नहीं थी, वो थी स्टेटस, पहचान और रुतबा। सरकारी लाल बत्ती के नीचे जब वह धीरे धीरे रेंगती तो लोग समझते कोई बड़ा आदमी आया है। शादी में जब दूल्हा उसी पर सवार होता था तो पूरा मोहल्ला बोलता, क्या बात है, एम्बेसडर में आया है लड़का। और जब किसी ऑफिस के बाहर ये कार खड़ी होती ना, तो चौकीदार सबसे पहले खड़ा हो जाता, क्योंकि साहब आ चुके होते थे। लेकिन वक्त बदला, सड़कों की रानी अब जंग खा चुकी थी। जहाँ कभी वो सिंबल ऑफ पावर थी, वहीं पर अब वो एक भूली हुई कहानी बन चुकी थी। कैसे एक आइकॉनिक कार जो देश के दिल में राज करती थी, धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरे में खो गई। क्यों नई पीढ़ी ने उसे अपनाया नहीं, मुंह मोड़ लिया उससे? क्या ये सिर्फ एक बिजनेस फेलियर था या कोई गहरी कहानी जो थी मौजूद इस शाही गिरावट के पीछे? ये महज उस कार की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है उस भारत की जो आज के टाइम पर पूरी तरीके से बदल चुकी है। और अगर आप यहाँ पर इस पूरी कहानी को जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग और फन फैक्ट बताने वाला हूँ, तो उस फैक्ट को जानने के लिए वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1950s में, जब भारत अभी अभी आजाद हुआ था। नई उम्मीद थी उस समय, नई सरकार थी और हर भारतीयों के दिल में एक ही सपना था, आत्मनिर्भर भारत का। लेकिन यहाँ पर एक चीज थी जो इस नई आजादी की तस्वीर में फिट नहीं बैठ रही थी, और वो थी विदेशी कारें। फोर्ड, शेवरलेट और मॉरिस अंग्रेज चलाया करते थे इनको, लेकिन उनकी कारें भारत के सड़कों पर अभी भी राज कर रही थी। तभी क्या हुआ ना, कोलकाता के पास एक जगह थी उत्तर पारा नामक, और यहीं से दोस्तों एक नई सोच की शुरुआत होती है। यानी कि भारत के लोगों को अपनी कार चाहिए थी, अपनी खुद की, भारत के लिए, और वो भी भारतीयों के द्वारा। यह सोच लेकर उतरे एक विजनरी बिजनेसमैन जिनका नाम है बीएम बिरला, यानी कि ब्रिज मोहन बिरला। और यहीं से शुरुआत होती है हिंदुस्तान मोटर्स की। 1958 में भारत की सड़कों पर उतरी एचएम एम्बेसडर मार्क 1, जो असल में ब्रिटिश मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3 का इंडियन अवतार था। लेकिन जो चीजें बदल गई थी वो थी इसकी पहचान, इसकी आत्मा और उसका नाम जो था एम्बेसडर राजदूत। आपको बताता चलूं कि ये सिर्फ एक कार नहीं थी, ये भारत की पहली मेड इन इंडिया लग्जरी कार थी। एक ऐसा कार जो मंत्री से लेकर मजिस्ट्रेट तक सबकी पहली पसंद बन चुकी थी। सरकारी अफसरों से लेकर ऑफिशियल मशीन बन चुकी थी ये, और आम जनता के लिए एक सपना। आपको बताता चलो कि उस समय के लोगों के मन में ये सोच रहा करती थी कि एम्बेसडर के अंदर बैठना एक ऐसी कल्पना थी जैसे अपनी ही जिंदगी को थोड़ा और ऊंचाइयों पर देखना। चौड़ी सीट्स, विशाल बूट स्पेस और आवाज ऐसी जैसे कि रोड आपको खुद सलाम कर रही हो। 80s और 90s के दशक में एम्बेसडर ने वो मुकाम छू लिया था जहाँ वो सिर्फ एक कार नहीं थी, वो भारतीय ताकत और सम्मान का प्रतीक बन चुकी थी। लेकिन जहाँ जनाब एक चढ़ाई होती है ना, वहीं पर एक ढलान भी शुरू हो जाती है। दौर आता है 1980s का, जब भारत बदलाव के मुहाने पे खड़ा था। रंगीन टीवी आ रहे थे, संगीत में बप्पी लहरी छा रहे थे, और सड़कों पर चल रही थी एम्बेसडर की सलामी। हर सरकारी दफ्तर की पहली पसंद एम्बेसडर, चाहे प्रधानमंत्री का काफिला हो या फिर किसी डीएम की गाड़ी, एम्बेसडर ही भारत की पावर और उसका फेस बन चुका था। हिंदुस्तान मोटर्स का उस वक्त लगभग कोई सीधा कॉम्पिटिटर नहीं था। फिएट और प्रीमियम पद्मनी जैसी गाड़ियां तो जरूर थी, लेकिन एम्बेसडर का स्टेटस, उसकी रोड प्रेजेंस, ये सब अनमैच्ड थी। लेकिन क्यों? यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है, क्योंकि उस वक्त सरकार ने विदेशी कंपनियों को भारत में आने से रोका हुआ था। इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस थे, लाइसेंस राज था, और हिंदुस्तान मोटर इसका पूरा फायदा उठा रही थी। अब यहाँ पर आपको बता दो कि 80s और 90s में हिंदुस्तान मोटर्स की मोनोपोली चला करती थी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भारत के। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ ना कि उनके लिए कोई कंपटीशन मौजूद ही नहीं था मार्केट में। इसी वजह से उनको कोई कंपटीशन दे ही नहीं पा रहा था, और इसी वजह से वो मार्केट के लीडर बने हुए थे उस समय। लेकिन वो लोग लग्जरी के नाम पे क्या दे रहे थे मालूम है? हैवी सस्पेंशंस, हवे जैसी सीट्स और एक शांत इंजन। लेकिन समय के साथ ये सब आउटडेटेड लगने लगी, और यही आउटडेटेड वाला वर्ड उनके लिए थोड़ा सा भारी पड़ गया। अब क्या होता है, साल आता है 1991 का, जब भारत की अर्थव्यवस्था को लगता है एक बहुत ही बड़ा झटका, और फिर आता है लिबरलाइजेशन। सरकार ने विदेशी कंपनियों को भारत में इन्वेस्ट करने की इजाजत दे दी, और इसी के साथ शुरू होती है एम्बेसडर की मोनोपोली की दी एंड, और यहीं से शुरू होती है दी एंड गेम्स। अब यहाँ पर सड़कों पर आने वाली थी छोटी, स्किल्ड, मॉडर्न और फ्यूल एफिशिएंट कारें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मारुति 800 आई। एम्बेसडर को पहली बार समझ आया कि अब राजकाज का दौर खत्म होने जा रहा है इंडिया के अंदर उनके लिए। आपको यहाँ पर बताता चलूं कि एम्बेसडर उस समय उस राजा की तरह जिसने कभी पूरे साम्राज्य पर राज किया था, लेकिन बदलते दौर की चाल को पहचान नहीं पाया वो कभी। और यही से शुरू होता है द डिक्लाइन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। 90s के बाद वाला भारत अब बदल गया था। मेट्रोस की भीड़, न्यूक्लियर फैमिलीज और तेजी से घटती हुई सड़क की जगह, इन सभी चीजों ने यहाँ पर डिमांड की परिभाषा को ही बदल दिया। लोग अब चाहते थे छोटी, चलाक और चलती कार, और एम्बेसडर इस नई परिभाषा से मीलों दूर थी। हिंदुस्तान मोटर्स ने कुछ कोशिशें की, जैसे कि फॉर एग्जांपल नया इंजन, एसी वेरिएंट्स, लसूजो के साथ पार्टनरशिप, लेकिन डिजाइन वही पुराना, गियर बॉक्स अब भी हड्डी तोड़ने वाला, और माइलेज 7 से 8 किलोमीटर प्रति लीटर का। नई कंपनी 15 से 18 किलोमीटर पर लीटर दे रही थी। उस वक्त एम्बेसडर सिर्फ पेट्रोल नहीं बल्कि लोगों की जेब और सब्र दोनों खा रही थी। जो कार कभी बाबू की राइड थी, अब नए जमाने के लिए बोझ बन गई थी। और यहाँ पर नई पीढ़ी को चाहिए था स्पीड, स्टाइल, स्मार्टफोन जैसा सोफिस्टिकेशन एक्सेट्रा।
रहा। 1996 आते आते एम्बेसडर की बिक्री तेजी से गिरने लगी। मारुति, ह्युंडई, टाटा जैसी कंपनियों ने हर सेगमेंट में एम्बेसडर को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। नो एयरबैग्स, नो पावर स्टीयरिंग, नो एस्थेटिक अपग्रेड्स, सिर्फ वही पुरानी सरकारी गाड़ी वाली पहचान जो अब युवाओं को एम्बैरेसिंग लगने लगी थी। मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती गई, स्पेयर पार्ट्स मिलने मुश्किल हो गए, हिंदुस्तान मोटर्स का डीलर नेटवर्क सिकुड़ने लगा और जो कभी देश की सबसे भरोसेमंद गाड़ी थी वो अब सिर्फ टैक्सी यूनियन और सरकारी टेंडर के बीच में फंसी रह गई थी। वो गाड़ी जो इंडिया की पहचान हुआ करती थी अब सिर्फ रिटायरमेंट की राह पर चल चुकी थी। और आखिरकार 2014 में एक दिन हिंदुस्तान मोटर्स ने एम्बेसडर का प्रोडक्शन हमेशा के लिए बंद कर दिया। ना कोई फेयरवेल, ना कोई आखिरी सैल्यूट, बस एक नोटिफिकेशन कि एक युग अब ऑफिशियली खत्म हो गया है। 2002 में सिर्फ 24,000 यूनिट ही बिके थे एम्बेसडर के। 2013 में वह गिरकर 2200 यूनिट हो गए थे। इसी की वजह से 2014 में उन्होंने ये फैसला लिया। दोस्तों अभी आता है कहानी में एक ट्विस्ट। एम्बेसडर की कहानी वही खत्म हो जाती अगर 2017 में एक फ्रेंच सरप्राइज ना आया होता। जब दुनिया यहाँ पर मान चुकी थी कि एम्बेसडर का सफर खत्म हो चुका है, तब पेगवेट, फ्रांस की एक मशहूर कार कंपनी ने 80 करोड़ में एम्बेसडर का ब्रांड और ट्रेडमार्क खरीद लिया। पेगवेट की नजर एम्बेसडर पर सिर्फ एक पुरानी कार के तौर पर नहीं थी, बल्कि एक लेजेंड, एक सेंटिमेंटल वैल्यू जो आज भी करोड़ों भारतीयों की यादों में जिंदा है। पेगवेट का मानना था कि लेजेंड नेवर डाइज, दे इवॉल्व। पेगवेट और हिंदुस्तान मोटर्स के बीच हुई इस डील ने एक नई उम्मीद जगा दी। 2022 में रिपोर्ट सामने आई थी कि पेगवेट इंडिया और हिंदुस्तान मोटर्स की जॉइंट टीम ने एम्बेसडर के रीबर्थ प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। नई गाड़ियों को पुराने डिजाइन के डीएनए के साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी में ढाला जा रहा है। आपको बता दूं कि नई एम्बेसडर का प्रोफाइल हो सकता है यहाँ पर मे बी फ्यूचर में रेट्रो कर्व्स प्लस फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर्स, इलेक्ट्रिक या फिर हाइब्रिड वर्जन्स, डिजिटल डैशबोर्ड्स, सनरूफ, ईवी रेंज ऑफ 300 प्लस किलोमीटर्स एंड एआई असिस्टेड ड्राइविंग, यानी कि बाबू की गाड़ी अब बन सकती है बेटे की ईवी। पेगवेट को अच्छी तरीके से मालूम है कि यहाँ पर भारत में नॉस्टैल्जिया बिका करता है और एम्बेसडर सिर्फ एक कार नहीं बल्कि वो है यहाँ पर एक इमोशन, ट्रस्ट और हेरिटेज का सिंबल। पेगवेट की योजना है कि एम्बेसडर को प्रीमियम इलेक्ट्रिक सीडन की तरह रीपोजिशन किया जाए इंडियन मार्केट में और टारगेट किए जाएंगे अर्बन नॉस्टैल्जिया लवर्स, हेरिटेज ड्रिवन प्रोफेशनल्स और वो युवा जिनके दादा दादी कभी इस कार में घूमा करते थे। इमेजिन कीजिए वही एम्बेसडर, आइकॉनिक बुल्गिंग बोनेट, राउंडेड हेडलाइट्स और वर्टिकल ग्रिल्स, लेकिन अभी के टाइम पर यानी कि ईवी चार्जर से जुड़ी हुई जीरो एमिशंस के साथ लेगेसी ऑन व्हील्स। हालांकि पेगवेट ने अभी तक लॉन्च टाइमलाइन को लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया है, पर इंडस्ट्री विस्पर कहते हैं कि 2025 के अंत तक एम्बेसडर का एक नया अवतार वापस आ सकता है। एक ऐसी वापसी जो भारत की सड़कों पर इतिहास और भविष्य को साथ लेकर चलेगी। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसका वादा मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। क्या आपको मालूम है कि पहली भारतीय एम्बेसडर कार किसने खरीदी थी भारत में? उनका नाम था श्री जवाहरलाल नेहरू जी, जो थे भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर, और उनको रिसीव हुई थी भारत की सबसे पहली एम्बेसडर कार और उस कार का वर्जन था ए ब्लैक मार्क 2 और वो उनको मिला था अक्टूबर 1963 में एज अ गिफ्ट और उनको ये कार मिली थी हिंदुस्तान मोटर्स के द्वारा। अब वीडियो के आखिर में सवाल यह आता है कि क्या अब एम्बेसडर नए रूप में लौटेगी? क्या आप इसे खरीदेंगे? क्या एम्बेसडर फिर से राजा बन सकती है इंडियन मार्केट में? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और उस बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग हमारी वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जिसकी वजह से आप तक हमारी बहुत सारी वीडियोस नहीं पहुंचती। और अगर आप भी ऐसी वीडियोस को और भी ज्यादा देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब यार।